ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं जो 14 मार्च 2024 भारत का गजट मेरे पास है, और उसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए हाथी के परिवहन और स्थानांतरण संबंधी नियम बनाए हैं। तो मित्रों, जो हाथी पालते हैं, हालांकि कम लोग हाथी पालते हैं, वन विभाग के लिए, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगी और बहुत उनको आवश्यक भी है। इसी तरह से जो हाथी पालते हैं या हाथी का परिवहन करते हैं, लेके इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए भी इसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये अभी-अभी 14 मार्च 2024 को नियम बने हैं, तो अभी ये सब तक जब तक सभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं इसको आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये एक्ट, जो नियम है अधिसूचना से जो बने हुए हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मित्रों, पहले हम बात करते हैं कि इसमें लिखा है, जो भारत का राजपत्र है मेरे पास, ये मैं दिखा रहा हूँ, भारत का राजपत्र है। और नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14 2024, फागुन 2024, शक संवत 1945। न्यू दिल्ली, थर्सडे, मार्च 14 2024, फागुन 24 1945, शक संवत 1945। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली, 14 मार्च 2024। इसका अंक है, संख्या है 178। यदि आप इसको देखना चाहते हैं राजपथ को, तो आप इसकी संख्या है 178, 178, 178 नंबर का आप राजपथ उठाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, केंद्रीय सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 का 53 की धारा 63 के उपधारा 1 के खंड 6(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है। अब देखिए इसमें क्या है, धारा 63 के तहत ये नियम बना है, तो धारा 63 अपन जान लेते हैं, धारा 63 क्या है। और धारा 63 में लिखा हुआ है, धारा 63 है, केंद्र शासन को नियम बनाने की शक्ति। वन्य प्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, जो 1972 में एक्ट बना था, तब यह उनको शक्ति केंद्र शासन को नहीं थी, मगर वन्य प्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा धारा 63 जोड़ दी गई है, जिसमें केंद्र शासन को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत ये नियम है। तो ये वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण नियम भी हैं। इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 है। देखिए, हाथी के स्थानांतरण और परिवहन के लिए अलग से नियम बना दिए। मैं तो एक छोटी सी जानकारी इसको बताऊं, उससे पहले मैं बता दूं कि हाथी को कहीं ले जाना, लाना, उसका बिक्री करना, और ये कठिनतम काम था। काफ़ी जो देश में बहुत ज़्यादा एनजीओज हैं जो हाथी का जो पालते हैं, उनको अनावश्यक तंग करते हैं, और हाथी यदि निकलता है तो उसको शिकायतें करके, और वो उसको कहीं अस्वस्थ बता के, कहीं किसी भी तरह से उनका बहुत बड़ा, एनजीओज का बहुत बड़ा मकड़ जाल है, शासन उनको बहुत अधिक पैसा देता है। तो वो क्या करते हैं कि वो हाथी को डॉक्टर से भी
सर्टिफिकेट लेके और उसको इस तरह से कर देते हैं कि वो उसकी देख रेख अच्छे से नहीं हो रही, वो बीमार है, और ले जाके अपने जो हाथी के उन्होंने फार्म कांजी हाउस कहूँ या हाथी सेंटर, जो रेस्क्यू सेंटर उन्होंने बना रखे हैं, उसमें रखते हैं और शासन से बहुत ज़्यादा उनको ऐड मिलता है। तो जो हाथी पालने वाले और व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको बहुत अधिक परेशानी होती है। और इसमें वन विभाग के से चूंकि शिकायत करते हैं, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, कलेक्टर वन विभाग को स्थानांतरित कर देता है और वन विभाग नियमानुसार उसमें कार्रवाई करता है, जिससे हाथी के स्थानांतरण और परिवहन में बहुत अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देश में बहुत सी जगह, मथुरा में विशेषकर बहुत बड़े बड़े हाथी के रेस्क्यू सेंटर्स बने हुए हैं। लोगों का तो कई लोगों का कहना है कि ये किस किस के, अब मैं चूंकि मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर ये बड़ी हस्तियों के हैं। तो वो भारत सरकार ने जो पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 था, उसके बाद 1960 में काफ़ी संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद उसमें ये बात आ गई कि संशोधन करते करते मेनका गांधी ने भी एक संशोधन किया, जिससे बाद में सर्कस खत्म हो गए। तो रोजगार के साधन जो है खत्म कर दिए। जो गरीब लोग थे, जो सर्कस चलाते थे, जो अपना व्यापार करते थे, या किसी भी तरह से प्रदर्शन करते थे वन्य प्राणियों का, पालतू जानवरों का, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस व्यापार को बिल्कुल ठप कर दिया गया। मतलब एक कला, मैं तो ये कहूँगा एक कला थी जो वन्य प्राणियों को ट्रेंड करती थी और उससे काम कराती थी, पालतू जानवरों को ट्रेंड करती थी, उससे काम कराती थी, उसके शोज करती थी, प्रदर्शन करती थी, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। और एक उनके पास एक कला थी, जो कला विलुप्त हो गई धीरे धीरे, और अपने देश में ये विलुप्त हो गई। एक और बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं इस बात को सदैव करता हूँ कि वन्य प्राणी के मामले में ये है, कहा, ये नियम है कि यदि वन्य प्राणी की मृत्यु होती है तो उसको जला के विनष्ट कर दें। तो इसका भी मैं सदैव जिस फोरम पर मेरे को अवसर मिलता है, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। यदि मेरी बात से आप सहमत हों तो इसको आगे बढ़ाएं, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो। जैसे कि मेरा कहना है, मेरा स्पष्ट मत है कि जो चीज़, जो वस्तु, जो चीज़ वह इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, उसको विनिष्ट करने का इंसान को कोई अधिकार नहीं है। जैसे वन्य प्राणी इंसान नहीं बना सकता, उसकी हड्डियां, सींग आदि आदि जो भी है, खाल, वो नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनाई जा सकती हैं और अभी तक नहीं बनाई गई हैं। उससे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपचार भी किए गए हैं, परंतु शासन ने नियम बनाकर इसको जलाने का प्रावधान कर दिया है। तो मेरा इसमें स्पष्ट मत है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है, उसको जलाने का अधिकार इंसान को नहीं देना चाहिए। मानव, इससे आप कहेंगे मानव को भी नहीं जलाना चाहिए, तो मानव का भी शरीर अंग दान करने का चलता है, लोग अपनी इच्छा से दान करते हैं, मगर उनकी संख्या, चूंकि समाज में रहते हैं और समाज में मानव एक सोसाइटी के बीच रहता है, यदि उसके साथ उसको यदि ऐसा छोड़ दिया जाएगा तो वो बीमारी का घर बन जाएगा। इसलिए मानव को इससे दूर अलग रखा जाए। मैं वन्य प्राणियों की बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जो वन विभाग का जो डंडा है उसको भी थोड़ा सा, ये कि अपराध होंगे, ये कहीं का कोई लॉजिक नहीं होता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि यदि हमने इसको अलाउ कर दिया तो लोग अपराध करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं हुई कि यदि शिकार करके आप ट्रॉफी ला के और उसको कर दें
तो कोई भी नाप एक ही खाल यदि है या हड्डी है, उसका नाप दूसरे उससे नहीं मिलता। ऐसा ही स्ट्रैप्स होते हैं टाइगर्स के, और जो भी उनकी होती हैं, तो वो कहीं से मिलान नहीं होती हैं। जैसे आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड एक व्यक्ति का अलग ही आधार कार्ड होता है, इसी तरह से हर जानवर का अपना आइडेंटिकल होता है, वो किसी से मिलता नहीं है। तो इसको भी दृष्टिकोण, अब साइंस विज्ञान काफी आगे तक पहुंच गया है, तो वन विभाग को भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं सादर निवेदन करता हूं कि इस दिशा में इसमें संशोधन करने का विचार करें। अब बात कर, ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं जो 14 मार्च 2024 भारत का गजट मेरे पास है, और उसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए हाथी के परिवहन और स्थानांतरण संबंधी नियम बनाए हैं। तो मित्रों, जो हाथी पालते हैं, हालांकि कम लोग हाथी पालते हैं, वन विभाग के लिए, वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगी और बहुत उनको आवश्यक भी है। इसी तरह से जो हाथी पालते हैं या हाथी का परिवहन करते हैं, लेके इधर से उधर जाते हैं, उनके लिए भी इसको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये अभी अभी 14 मार्च 2024 को नियम बने हैं, तो अभी ये सब तक, जब तक सभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं इसको आपके पास शेयर कर रहा हूँ। और यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये एक्ट, जो नियम है अधिसूचना से जो बने हुए हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मित्रों, पहले हम बात करते हैं कि इसमें लिखा है, जो भारत का राजपत्र है मेरे पास, ये मैं दिखा रहा हूँ, भारत का राजपत्र है। और नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024, फागुन 2024, शक संवत 1945। न्यू दिल्ली, थर्सडे, मार्च 14, 2024, फागुन 24, 1945, शक संवत 1945। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना, नई दिल्ली, 14 मार्च 2024। इसका अंक है, संख्या है 178। यदि आप इसको देखना चाहते हैं राजपथ को, तो आप इसकी संख्या है 178, 178, 178 नंबर का आप राजपथ उठाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, केंद्रीय सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का 53 की धारा 63 के उपधारा 1 के खंड 6(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है। अब देखिए इसमें क्या है, धारा 63 के तहत ये नियम बना है, तो धारा 63 अपन जान लेते हैं, धारा 63 क्या है। और धारा 63 में लिखा हुआ है, धारा 63 है, केंद्र शासन को नियम बनाने की शक्ति। वन्य प्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, जो 1972 में एक्ट बना था, तब यह उनको शक्ति केंद्र शासन को नहीं थी, मगर वन्य प्राणी संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा धारा 63 जोड़ दी गई है, जिसमें केंद्र शासन को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत ये नियम है। तो ये वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण नियम भी हैं। इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, संक्षिप्त नाम, इन नियमों का संक्षिप्त नाम
बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 है। देखिए, हाथी के स्थानांतरण और परिवहन के लिए अलग से नियम बना दिए। मैं तो एक छोटी सी जानकारी इसको बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि हाथी को कहीं ले जाना, लाना, उसका बिक्री करना, और ये कठिनतम काम था। काफ़ी जो देश में बहुत ज़्यादा एनजीओज हैं जो हाथी का जो पालते हैं उनको अनावश्यक तंग करते हैं, और हाथी यदि निकलता है तो उसको शिकायतें करके और वो उसको कहीं अस्वस्थ बता के कहीं किसी भी तरह से उनका बहुत बड़ा एनजीओज का बहुत बड़ा मकड़ जाल है। शासन उनको बहुत अधिक पैसा देता है, तो वो क्या करते हैं कि वो हाथी को डॉक्टर से भी सर्टिफिकेट लेके और उसको इस तरह से कर देते हैं कि वो उसकी देख रेख अच्छे से नहीं हो रही, वो बीमार है, और ले जाके अपने जो हाथी के उन्होंने फार्म कांजी हाउस कहूँ या हाथी सेंटर जो रेस्क्यू सेंटर उन्होंने बना रखे हैं उसमें रखते हैं, और शासन से बहुत ज़्यादा उनको ऐड मिलता है। तो जो हाथी पालने वाले और व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको बहुत अधिक परेशानी होती है। और इसमें वन विभाग के से चूंकि शिकायत करते हैं, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, कलेक्टर वन विभाग को स्थानांतरित कर देता है और वन विभाग नियमानुसार उसमें कार्रवाई करता है, जिससे हाथी के स्थानांतरण और परिवहन में बहुत अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। देश में बहुत सी जगह, मथुरा में विशेषकर बहुत बड़े बड़े हाथी के रेस्क्यू सेंटर्स बने हुए हैं। लोगों का तो कई लोगों का कहना है कि ये किस किस के, अब मैं चूंकि मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर ये बड़ी हस्तियों के हैं। तो वो भारत सरकार ने जो पशु क्रूरता अधिनियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 था, उसके बाद 1960 में काफ़ी संशोधन किए, और संशोधन करने के बाद उसमें ये बात आ गई कि संशोधन करते करते मेनका गांधी ने भी एक संशोधन किया जिससे बाद में सर्कस खत्म हो गए, तो रोजगार के साधन जो है खत्म कर दिए। जो गरीब लोग थे जो सर्कस चलाते थे, जो अपना व्यापार करते थे या किसी भी तरह से प्रदर्शन करते थे वन्य प्राणियों का, पालतू जानवरों का, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया और इस व्यापार को बिल्कुल ठप कर दिया गया। मतलब एक कला, मैं तो ये कहूँगा एक कला थी जो वन्य प्राणियों को ट्रेंड करती थी और उससे काम कराती थी, पालतू जानवरों को ट्रेंड करती थी, उससे काम कराती थी, उसके शोज करती थी, प्रदर्शन करते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। और एक उनके पास एक कला थी जो कला विलुप्त हो गई धीरे धीरे, और अपने देश में ये विलुप्त हो गई। एक और बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और मैं इस बात को सदैव करता हूँ कि वन्य प्राणी के मामले में ये है, कहा ये नियम है कि यदि वन्य प्राणी की मृत्यु होती है तो उसको जला के विनष्ट कर दें। तो इसका भी मैं सदैव जिस फोरम पर मेरे को अवसर मिलता है मैं इस बात का विरोध करता हूँ। यदि मेरी बात से आप सहमत हों तो इसको आगे बढ़ाएं, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इसमें भी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो। जैसे कि मेरा कहना है, मेरा स्पष्ट मत है कि जो चीज़, जो वस्तु, जो चीज़ इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है उसको विनिष्ट करने का इंसान को कोई अधिकार नहीं है। जैसे वन्य प्राणी इंसान नहीं बना सकता, उसकी हड्डियां, सींग आदि आदि जो भी है खाल, वो नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनाई जा सकती हैं और अभी तक नहीं बनाई गई हैं। उससे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपचार भी किए गए हैं, परंतु शासन ने नियम बनाकर इसको जलाने का प्रावधान कर दिया है। तो मेरा इसमें स्पष्ट मत है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई है उसको जलाने का अधिकार इंसान को नहीं देना चाहिए। मानव, अब इससे आप कहेंगे मानव को भी नहीं जलाना चाहिए, तो मानव का भी शरीर अंग दान करने का चलता है, लोग अपनी इच्छा से दान करते हैं, मगर उनकी संख्या
चूँकि समाज में रहते हैं और समाज में मानव एक सोसाइटी के बीच रहता है, यदि उसके साथ उसको यदि ऐसा छोड़ दिया जाएगा तो वो बीमारी का घर बन जाएगा। इसलिए मानव को इससे दूर अलग रखा जाए। मैं वन्य प्राणियों की बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और जो वन विभाग का जो डंडा है उसको भी थोड़ा सा, ये कि अपराध होंगे, ये कहीं का कोई लॉजिक नहीं होता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि यदि हमने इसको अलाउ कर दिया तो लोग अपराध करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं हुई कि यदि शिकार करके आप ट्रॉफी लाके और उसको कर दें तो कोई भी नाप एक ही खाल यदि है या हड्डी है उसका नाप दूसरे उससे नहीं मिलता। ऐसे ही स्ट्रैप्स होते हैं टाइगर्स के और जो भी उनकी होती हैं तो वो कहीं से मिलान नहीं होती हैं। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड एक व्यक्ति का अलग ही आधार कार्ड होता है, इसी तरह से हर जानवर का अपना आइडेंटिकल होता है। वो किसी से मिलता नहीं है। तो इसको भी दृष्टिकोण, अब साइंस विज्ञान काफी आगे तक पहुंच गया है तो वन विभाग को भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं सादर निवेदन करता हूं कि इस दिशा में इसमें संशोधन करने का विचार करें। अब तो मैं बात कर रहा था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, नई दिल्ली 14 मार्च 2024। मैंने आपको बताया केंद्रीय सरकार वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 63 की उपधारा 1 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है। धारा 63 मैंने आपको बता दी, सन 1991 में इस धारा को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया जिसमें केंद्र शासन को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इस नियम का संक्षिप्त नाम बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 होगा। स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 होगा। मित्रों, इसमें स्पष्ट रूप से अलग से नाम दे रखा है। Short title, these rules has been called the Captive Elephant Transfer or Transit Rule 2024। वे राजपथ के उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। मतलब जो नई दिल्ली 14 मार्च 2024 को ये प्रकाशित हुआ है और इसी दिन से इसको लागू कर दिया गया है। परिभाषा, धारा 2, इसमें परिभाषाएं दी हैं। इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तो का अधिनियम से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का 53 अभिप्रेत है। तो 1972 का 53 अभिप्रेत है। मतलब आप यदि इसको कहा जाए तो आप यह मान के चलें कि ये वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का 53 अभिप्रेत है ना। खा, दाता राज्य से वह राज्य जिसके अधिकार क्षेत्र से हाथी को स्थानांतरित किया जा रहा है अभिप्रेत है। हाथी, हाथी से एक बंदी हाथी अभिप्रेत है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 के अधीन स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसमें जो अधिनियम की धारा 42 है उसमें स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हाथी सहायक, हाथी सहायक से महावत की सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। प्रारूप से इस नियम के परिशिष्ट में दिया गया प्रारूप अभिप्रेत है। महावत से वह व्यक्ति है जो हाथी का प्रबंधन करता है अभिप्रेत है। अब जो हाथी का प्रबंधन करता है, चलाता है या उसको खाना इत्यादि करता है, सेवा करता है, वह उससे उसका तात्पर्य वह है। मालिक से वह व्यक्ति जिसके पास अधिनियम की धारा 42 वन्य प्राणी संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 42 के
अधीन यदि हाथी के स्वामित्व के लिए जारी किया गया वैध प्रमाण पत्र है तो वह मालिक कहलाएगा। प्राप्तकर्ता राज्य से वह राज्य जिसके अधिकार क्षेत्र में हाथी का स्थानांतरण किया जाना है संबंधित है या अभिप्रेत है। पशु चिकित्सा व्यवसायी से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन स्थापित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में दिया गया है। हाथी के स्थानांतरण के लिए आवेदन, इसमें धारा 3 है। धारा 3 में आवेदन का प्रावधान है। हाथी के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रारूप 1 में जिस क्षेत्र में वह हाथी पंजीकृत है उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए ये जो धारा 3 है, हाथी का स्थानांतरण के लिए जो भी आवेदन है वो उस क्षेत्र के उसके जिसकी भी टेरिटरी आती, जिसका कार्य क्षेत्र आता है, उसके उप वन संरक्षक मतलब डीएफओ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उप वन संरक्षक द्वारा जांच, नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उप वन संरक्षक का प्रारूप 2 में पशु चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। मतलब वो पशु चिकित्सक से इस बात का प्रमाण पत्र लेगा कि यह स्वस्थ है। खा उस स्थान की या उसका टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करेगा। उस स्थान की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा जहां वर्तमान में हाथी को रखा गया है और उस स्थान की जहां हाथी को रखे जाने का प्रस्ताव है, यदि प्रस्तावित स्थान उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित है तो वो उसकी जांच करेगा। जहां पर वो भी हाथी है उसको स्थान को जांच करेगा और उसके अधिकार क्षेत्र में है तब। गा प्रारूप 3 में आवेदन और रिपोर्ट को पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट के साथ 15 दिनों की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अग्रेषित करेगा। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को उसको भेजना पड़ेगा डीएफओ को। राज्य के भीतर स्थानांतरण, मुख्य वन जीव प्रतिपालक रिपोर्ट की जांच के पश्चात 7 दिनों की अवधि के भीतर एक लिखित आदेश द्वारा उस हाथी के स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकता है। 7 दिन के अंदर, देखिए जैसे ही वो उसको रिपोर्ट पहुंचेगी तो 7 दिन के अंदर उसके स्थानांतरण के आदेश को लिखित आदेश द्वारा उस हाथी के स्थानांतरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या उसकी अनुमति दे सकता है। दोनों अधिकार उसको दे रखे हैं धारा 5 में। यदि ऐसे हाथी को नियम 3 के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी की अधिकारिता के भीतर रखे जाने का प्रस्ताव है। इसका 2 मुख्य वन जीव प्रतिपालक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नियम 4 के उपनियम 1 गा के अनुसार प्राप्त आवेदन और रिपोर्ट को उस क्षेत्र जहां हाथी को रखा जाना प्रस्तावित है और जो नियम 3 के अधीन 7 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी की अधिकारिता से बाहर है पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी के अन्यून अधिकारी को अग्रेषित करेगा। मतलब जहां भी उसको ले जाना है उसको आदेश को उसके पास भेजेगा। संबंधित उप वन संरक्षक उपनियम 2 के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुविधा की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा। मतलब जो उसको हाथी के लिए जो पर्याप्त आवश्यकताएं उसकी सुविधा है या नहीं है। और 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 3 में मुख्य वन जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मतलब जहां हाथी, जिसके क्षेत्र में हाथी ले जा रहा है वहां से भी इसका सत्यापन होगा। संबंधित उप वन संरक्षक उपनियम 2 के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुविधा की विस्तृत जांच और भौतिक सत्यापन करेगा। 15 दिन की अवधि के भीतर
प्रारूप 3 में मुख्य वन जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। चौथा, मुख्य वन जीव प्रतिपालक आवेदन की रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात 7 दिनों की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा स्थानांतरण को अस्वीकार कर सकता है या उसकी अनुमति दे सकता है। तो इसको जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको 7 दिन का समय है और 7 दिन में उसको या तो स्वीकृत करना होगा या अस्वीकृत करेगा। राज्य के बाहर स्थानांतरण, धारा 6, दाता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक नियम 4 के उपनियम 1 के खंड ग के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट के साथ आवेदन को 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य वन जीव प्रतिपालक को अग्रेषित करेगा। मतलब देखिए वही है जो धारा 5 में था कि जो अधिकारिता रखने वाले उपवन संरक्षक को उसने प्रेषित किया था, वहां से रिपोर्ट ली थी, भौतिक सत्यापन किया था। यहाँ पर यदि राज्य के बाहर है तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक जिस राज्य से संबंधित है उसको अग्रेषित करेगा। प्राप्तकर्ता राज्य का मुख्य वन जीव प्रतिपालक 7 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन और रिपोर्ट को उस क्षेत्र जहां हाथी को रखा जाएगा पर अधिकारिता रखने वाले उप वन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को अग्रेषित करेगा। मतलब हाथी को जैसे मान लीजिए यहाँ से मथुरा ले जाना है तो यहाँ का जो चीफ वाइल्ड वार्डन है वो चीफ वाइल्ड वार्डन लखनऊ, भोपाल, चीफ वाइल्ड वार्डन भोपाल जो है वो जो है एक ये पत्र जो है आवेदन पत्र चीफ वाइल्ड वार्डन उत्तर प्रदेश को भेजेगा और चीफ वाइल्ड वार्डन उत्तर प्रदेश जो उपवन संरक्षक से अन्यून श्रेणी का अधिकारी होगा उसके पास वह आवेदन भेजेगा और उससे इसका सत्यापन रिपोर्ट लेगा। तीन, संबंधित उपवन संरक्षक उपनियम 2 के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सुविधा की विस्तृत जांच, मतलब उसकी फैसिलिटीज हैं या नहीं है, भौतिक सत्यापन करेगा और प्रारूप 3 में 15 दिन की अवधि के भीतर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। चौथा, प्राप्तकर्ता राज्य का मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उस नियम 3 के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रारूप 4 में दाता राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को अपनी सिफारिशें अग्रेषित करेगा। मतलब दूसरे राज्य में यदि जाता है तो वहां से वो प्रतिवेदन भेजेगा। 5, दाता राज्य का मुख्य वन जीव प्रतिपालक रिपोर्टों की जांच के पश्चात 7 दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा स्थानांतरण को अस्वीकार करेगा या उसकी अनुमति देगा। छठा, दाता राज्य का मुख्य वन जीव प्रतिपालक प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य जीव प्रतिपालक को स्थानांतरित की स्वीकृति या अनुमति के आदेश की सूचना देगा। मतलब यदि वो उसकी स्वीकृति देता है या अस्वीकृति देता है तो दोनों स्थितियों में उसकी सूचना संबंधित राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को देनी होगी। स्थानांतरण के लिए निबंध और शर्तें, स्थानांतरण के लिए निबंधन और शर्तें, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ऐसे स्थानांतरण की अनुमति देगा जहां स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित हाथी के संबंध में ऐसे हाथियों से पैदा हुए हाथी की दशा के सिवाय स्वामित्व प्रमाण पत्र इन नियमों से प्रबद्ध होने से पूर्व विद्यमान था। दूसरा, हाथी के स्थानांतरण की अनुमति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा दी जा सकती है। का, मालिक अब हाथी का भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं है। खा, हाथी की देखभाल वर्तमान परिस्थितियों से बेहतर होगी। यही जो है इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है, हाँ इन दोनों का दुरुपयोग होता है। मामले की परिस्थितियों में वह हाथी की बेहतर देखभाल के लिए उपयुक्त और उचित समझता हो। तीसरा, किसी हाथी के स्थानांतरण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के
इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन में हाथी की आनुवांशिक प्रोफाइल दर्ज नहीं की गई हो। एक चिप लगी रहती है मित्रों हाथी के कान में, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार की जाती है। उसमें हाथी का पूरा विवरण होता है। धारा 8, हाथी के परिवहन के लिए आवेदन कैसे कर सकता है? तो हाथी के परिवहन के लिए आवेदन प्रारूप 5, इसमें प्रारूप दिया है, प्रपत्र दिया है। मैं उपवन संरक्षक की श्रेणी से अन्यून अधिकारी को किया जाएगा। मतलब जो डीएफओ को, मान लीजिए, अब तो डीएफओ बोलूंगा मैं, को करेगा, जिसकी उस क्षेत्र का अधिकारिता है जहाँ हाथी रजिस्ट्रीकृत है। जहाँ पर भी हाथी का रजिस्ट्रेशन है उसकी अधिकारिता और रखने वाले डीएफओ को आवेदन करेगा। दूसरा, संबंधित उपवन संरक्षक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारूप 2 में पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट अभी प्राप्त करेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट वो लेगा और 15 दिनों की अवधि के भीतर पशु चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट के साथ प्रारूप 3 में अपनी सिफारिश मुख्य वन संरक्षक प्रतिपालक को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को प्रस्तुत करेगा। मुख्य वन जीव प्रतिपालक चीफ लाइफ वार्डन उपनियम 2 के अनुसार आवेदन और रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रारूप 6 में परिवहन परमिट जारी कर सकता है। लिखित आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। 4, मुख्य वन जीव प्रतिपालक परिवहन परमिट की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा। राज्य के भीतर संबंधित उपवन संरक्षक जिसके अधिकारिता से हाथी का परिवहन किया जाना है और संबंधित मुख्य वन जीव प्रतिपालक जिसके अधिकार क्षेत्र से हाथी का परिवहन किया जाना है। परिवहन के लिए शर्तें। धारा 9, हाथी का परिवहन जिसके संबंध में परिवहन परमिट जारी किया गया है निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। का, हाथी के साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होगा। हाथी के साथ 2 व्यक्ति होंगे, एक महावत होगा, दूसरा हाथी का सहायक होगा। खा, किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है कि हाथी परिवहन के लिए योग्य है, उसमें आक्रामक स्थिति के लक्षण या संक्रमण या सांसर्गिक रोगों का कोई लक्षण नहीं पाया गया। गा, सांसर्गिक रोग की दशा में पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सलाह के अनुसार अनिवार्य संगरोध अवधि समाप्त होने के पश्चात परिवहन किया जाएगा। हाथी को वाहन पर चढ़ाने से पहले ठीक से खाना खिलाया जाएगा और पानी पिलाया जाएगा। यदि आप ट्रक से परिवहन करते हैं तो उसको खाना खिलाएंगे और पानी भी ठीक से पिलाएंगे। रास्ते में हाथी को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। देखिए, ये छोटी छोटी बातें नियम में डाल दी हैं। हाथियों की घबराहट या चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परामर्श पर प्रशांतक शामक दवाओं का उपयोग किया जाएगा। विधि मान्यता, हाथी का स्थानांतरण अनुमति दिए जाने की तारीख से 3 मास से अनधिक अवधि के भीतर किया जाएगा। मतलब अनुमति प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर उसका परिवहन किया जाना, उसकी वैलिडिटी मान लें 3 महीने की है। परिवहन परमिट की विधि मान्यता 1 मास से अधिक नहीं होगी। स्थानांतरण या परिवहन परमिट के लिए अनुमति विधि मान्यता की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। इसकी जो है अनुमति परिवहन परमिट की अनुमति समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपील, धारा 11 में अपील का प्रावधान है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक की स्वीकृति से व्यथित आवेदक मुख्य वन जीव प्रतिपालक के आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की
के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से एक लिखित कथन भेजकर अपील करने के कारणों को उचित ठहराते हुए संबंधित राज्य वन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के समक्ष अपील कर सकता है। देखिए, फिर से आप एक बात देख लें, मुख्य वन जीव प्रतिपालक की अस्वीकृति से व्यथित आवेदक यदि स्वीकृति नहीं मिलती है, उस स्थिति में मुख्य वन जीव प्रतिपालक के आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन का समय दिया है अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से एक लिखित कथन भेजकर अपील करने के कारणों को उचित ठहराते हुए संबंधित सरकार के राज्य वन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के समक्ष अपील कर सकता है। दूसरा, राज्य सरकार अपील प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील पर समुचित आदेश पारित करेगी। तो यहाँ पे मित्रों हर किसी स्टेज पे समय सीमा निर्धारित की गई है और समय सीमा के अंदर अधिकारियों को निर्णय लेना उनकी बाध्यता होगी। देखिए, अब प्रारूप देख लें, हाथियों के स्थानांतरण के लिए आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपके इसमें डाल रहा हूँ। आवेदक मालिक का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, हाथी की अधिग्रहण की स्थिति, वर्तमान मालिक, हाथी का मालिक का पता, हाथी का आवासन सुविधा का पता, हाथी का नाम यदि लागू हो तो, हाथी की माइक्रोचिप, मैंने आपको बताया कि उसके कान में एक चिप और माइक्रोचिप का एक नंबर होता है, हाथी की उम्र और लिंग, क्या आवेदन राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थानांतरण के लिए किया गया है, ये विवरण देना होगा, स्थानांतरण का स्थान, हाथी की अंतरित आवासन सुविधा का पता, स्थानांतरण का प्रयोजन, कोई अन्य, और इसमें वचनबंध भी देना है, डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं। मैं आवेदक का नाम, पुत्र या पुत्री, पत्री, पिता का नाम, एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया संपूर्ण विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है। यदि उपयुक्त कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है तो मेरा आवेदन रद्द किया जाएगा। ऐसा डिक्लेरेशन अधिकारी उसको करना होगा। अंडरटेकिंग उसको देनी होगी और इंग्लिश में अंडरटेकिंग कहेंगे। मैं बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 के उल्लिखित सभी शर्तों और मुख्य वन जीव प्रतिपालक द्वारा अधिरोपित अन्य किसी भी शर्तों का पालन करूंगा। ये भी अंडरटेकिंग देते हुए तारीख, स्थान, हस्ताक्षर, आवेदन का नाम, वर्तमान पता देना होगा। और इसमें जो है संलग्न की सूची भी दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें संलग्न करने होंगे। आवेदक और मालिक भिन्न होने की दशा में प्राधिकार पत्र, यदि मालिक और वो अलग अलग हैं तो उसको प्राधिकार पत्र या पावर ऑफ अटर्नी देनी होगी। वर्तमान स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रति, जो भी उसके पास स्वामित्व है उसकी प्रति भी देनी होगी, प्रमाण पत्र देना होगा। वर्तमान मालिक आवेदक के आधार कार्ड पते का प्रमाण पत्र की प्रति भी देनी होगी। सोसाइटी, कंपनी, बोर्ड आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, निगमन प्रमाण पत्र, फिर पशु चिकित्सा व्यवसाय से हाथी के स्वास्थ्य योग का प्रमाण पत्र, ये उसको देना होगा। प्रारूप 2 में नियम 2 उपनियम 1 और नियम 8 के उपनियम में पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जो है प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसको भी उसमें नियम दिए। प्रारूप 3 में उपवन संरक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रारूप 4 में प्राप्तकर्ता राज्य के मुख्य वन संरक्षक जीव प्रतिपालक की सिफारिशें हैं जो वो सिफारिश करके भेजेगा। और प्रारूप 5 नियम 8 के उपनियम 1 हाथियों के परिवहन के लिए आवेदन का जो प्रारूप दे रखा है वह है
इसमें भी वचन पद है। तो फिर प्रारूप 6, हाथी के लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा जारी किया गया परिवहन परमिट। तो मित्रों, ये जो है परिवहन जो परमिट प्रारूप 6 में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा जारी किया गया जाएगा, मतलब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें भी परिवहन के लिए कुछ शर्तें हैं। जिस हाथी के लिए परिवहन परमिट किया गया उसके साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होगा। दूसरा, किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी से इस आशय का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। यथास्थिति हाथी सड़क या रेल मार्ग से यात्रा करने के लिए स्वस्थ है और उसमें आक्रामक स्थिति के लक्षण या संक्रामक या सांसर्गिक रोग का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। वाहन पर चढ़ाए जाने से पहले हाथी को ठीक से खाना खिलाया जाएगा और पानी दिया जाएगा। मार्ग में भी हाथी के भोजन और पानी की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो घबराने वाले या गुस्सैल हाथियों को नियंत्रित करने के लिए शामक औषधियों का उपयोग केवल पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा विहित के अनुसार की जाएगी। और कुछ अन्य शर्तें हैं, इस तरह से वो देगा प्रारूप 6 में। तो मित्रों, ये हाथी को परिवहन और स्थानांतरण नियंत्रण करने के नियम है। मित्रों, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि कोई भी कला, कोई भी व्यवसाय या कोई भी जो भी हो, छोटे से छोटे किसी भी क्षेत्र की हो, उसको हमें जीवित रखना चाहिए। और हाथी और मानव का संबंध अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मिलता है। हाथी तो लोग पालते थे, राजा महाराजा भी हाथी पालते थे और महलों का निर्माण और युद्ध में भी हाथी का उपयोग बहुतायत रूप से होता आया है। और आज के समय में हाथियों की संख्या क्रम दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हाथी के पालने के नियमों को और सरलीकृत करने की आवश्यकता है। और जो जो हाथी पालना चाहते हैं, जो ट्रस्ट हाथी पालना चाहते हैं, उनको उसकी अनुमति भी देने की आवश्यकता है। स्थानांतरण के नियम भी जो हैं उनका पालन होना चाहिए और ये नियम लागू हो गए हैं। तो अब इस नियम के तहत इसका मानना बंधनकारी है। मित्रों, ये यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसको शेयर अवश्य करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये राजपत्र, मैं राजपत्र भी इसमें डाल रहा हूँ। राजपत्र तो उस पर सभी के पास तो नहीं आता है, मगर लोगों के पास जो संबंधित विभाग हैं उनके पास उपलब्ध रहता है और वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे भी ये राजपत्र मैं आपको दे रहा हूँ, प्रारूप दे रहा हूँ और आप इसको देखें, अध्ययन करें। जो भी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो यह विषय अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। और उसके अलावा जो हाथी पालते हैं, हाथी का व्यवसाय करते हैं, उसको भी करना चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों और जो चीफ वाइल्ड वार्डन है, तो उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो एनजीओज़ हैं वो हाथी मालिक को अनावश्यक परेशान तो नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अधिक विवाद लंबित हैं और छोटे छोटे मामले में हाथी जो पालता है उसको अनावश्यक, मैं तो अनावश्यक ही कहूँगा कि अनावश्यक एनजीओज़ के द्वारा तंग किया जाता है। और जो पशु चिकित्सा व्यवसायी हैं उनके द्वारा भी उनको सही निर्णय नहीं मिल पाता है और वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सरलीकृत करने की आवश्यकता होती है कानून को। और कानून बनाते हैं, ठीक है, बनाया अच्छी बात है, मगर कानून का जब पालन हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी को भी परेशानी नहीं हो। हालांकि इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि टाइम लिमिट फिक्स की है हर स्तर पर और टाइम लिमिट फिक्स होने के कारण ये इसका निराकरण अनिवार्यता
समय सीमा के अंदर बंधनकारी होगा। तो ये था मित्रों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, जो नई दिल्ली 14 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के समय से ही ये लागू हो गई है। जय हिंद, जय भारत।